हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पियाजे, कोहल वर्ग और वाइगोस्की। तो इसमें से आज हम पियाजे को डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम कोहल वर्ग और वाइगोस्की को डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे पियाजे के बारे में। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, साथ ही इन्होंने भाषा विकास का भी सिद्धांत दिया है। तो दोनों को ही हम समझेंगे और अगले वीडियो में कोहल वर्ग और वाइगोस्की के बारे में बात कर लेंगे। और ये पूरा टॉपिक समझ लेने के बाद में फिर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने सामाजिकरण को डिस्कस किया था, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसको भी देख लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए और सीटेट में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो टॉपिक को ज़रूर ही देख लें। चलिए आज बात करते हैं पियाजे के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर पियाजे का सामान्य परिचय, कि जो पियाजे हैं ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं, मतलब निवासी थे, और ये एक जंतु विज्ञानी थे। तो ये आपको याद रखना है। ये टेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो पियाजे हैं वो कहाँ के निवासी थे, या फिर वो जो मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब जो वैज्ञानिक हैं वो कौन से थे। तो ये जंतु विज्ञानी थे। और इन्होंने एक कथन बोला है कि एक बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद ही करता है। मतलब जो बच्चा होता है वो दुनिया में आने के बाद अपने आसपास वातावरण में चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है और अपने ज्ञान का निर्माण वह खुद ही करता है। तो बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक होता है जो कि अपने ज्ञान की रचना खुद ही करता है। ये कहा है पियाजे ने, और इनका ये कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा इन्होंने कुछ प्रमुख बिंदु दिए हैं, मतलब इनका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के कुछ प्रमुख संप्रत्यय हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो वस्तु स्थायित्व, संक्रिया, जीववाद, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, स्कीमा, परावर्ती क्रियाएं, संरक्षण का अभाव, अनुकूलन, और अनुकूलन के अंतर्गत ही आते हैं समावेशन और समायोजन। तो सभी को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात यदि हम करें वस्तु स्थायित्व की, तो वस्तु स्थायित्व से मतलब होता है कि जो एक छोटा बच्चा है उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। तो वस्तु स्थायित्व हम किसे कहते हैं कि भले ही जो कोई वस्तु है वो आँखों से ओझल है, लेकिन उसका स्थायित्व रहता है। तो बच्चा भी ये चीज़ समझता है कि भले ही सामने उसको कोई चीज़ दिख नहीं रही है, लेकिन जो उसका अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं है। जैसे कि उसकी मम्मा जब उसको दिखती नहीं है सामने, तो वह रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा हमारे सामने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं रोऊंगा तो वो सामने आ जाएगी। तो उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है एक बच्चे के अंदर। और बात यदि करें संक्रिया की, तो संक्रिया करने से मतलब है कि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि जब हम उन्हें खिलौने वगैरह दे देते हैं तो वे उनको तोड़ के फिर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जो बच्चा है, क्योंकि पियाजे ने कहा ही है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वह अपने ज्ञान की रचना खुद ही करता है, तो वह जानने का प्रयास करता है कि ये जो खिलौना है ये कैसे बना है। तो उसको ये नहीं कहेंगे कि बच्चे ने तोड़ डाला, बल्कि वह तोड़ करके उसको फिर से बनाने का प्रयास करता है। तो संक्रिया से मतलब ये होता है कि किसी वस्तु या आकृति को बिगाड़ करके पहले जैसा करने का प्रयास करना। तो बच्चा ये प्रयास करता है। और जीववाद, तो जीववाद की यदि हम बात करें तो बच्चा अपने जैसे ही अपने आसपास की चीज़ों को जीवित समझता है। तो ये चीज़ें तो आपने देखी ही होंगी कि जो एक छोटा बच्चा होता है तो वह खिलौना लिए होता है तो कहेगा, जैसे कार लिए तो कहेगा पापा हट जाओ, नहीं तो मेरी कार आपका एक्सीडेंट कर देगी, या फिर मेरा कुत्ता आपको काट लेगा। इस तरीके से बच्चा एक बोलता है। मतलब बच्चे को ये लगता है कि जिस तरीके से मेरे अंदर जान है, उसी तरीके से इन जो आसपास की चीज़ें हैं या जो मेरे खिलौने हैं ये भी जीवित हैं, इनमें भी जान है। तो बच्चों में जीववाद पाया जाता है। और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की यदि हम बात करें, तो ऐसे व्यवहार जो जन्म से ही बच्चों में पाए जाते हैं, मतलब बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता। जैसे कि जब छोटा बच्चा है तो वह जन्म लेते ही रोना शुरू करता है, हाथ पैर पटकता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखाई नहीं जाती, यानी कि कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो बच्चों में जन्मजात पाए जाते हैं, जन्म से ही होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो बच्चों में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें स्कीमा की, तो स्कीमा से मतलब है कि बच्चे किसी भी चीज़ को समझते हैं
जो भी चीज़ वह जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसका स्कीमा अपने अंदर बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग भी यदि किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो उसका स्कीमा या उसकी जो इमेज है वो हमारे माइंड में बन जाती है। दोबारा फिर से यदि वही चीज़ें देखते हैं तो हम लोग पहचान लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से बच्चों में भी स्कीमा पाया जाता है। और परावर्ती क्रियाओं से मतलब है कि बच्चे जिस भी कार्य को सीख लेते हैं उसी को वह दोहराते रहते हैं। ऐसा सामान्यतः सभी के साथ भी होता है कि यदि आपने कोई काम नया नया सीखा है तो उसको कई बार दोहराते हैं। तो बच्चों में भी परावर्ती क्रियाओं का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चा जब भी कोई चीज़ सीख लेता है तो वह उसी को बार बार दोहराता है। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि वे अंगूठा चूसते रहते हैं, जबकि अंगूठे से दूध तो निकल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वे उसको चूसते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही कार्य अभी सीखा है, दूध पीना, तो वही क्रिया वे बार बार दोहराते रहते हैं। इसके बाद संरक्षण का अभाव की यदि हम बात करें तो बच्चों में संरक्षण का अभाव पाया जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ को वे आसानी से संरक्षित नहीं कर पाते। और अनुकूलन की यदि हम बात करें तो अनुकूलन से मतलब होता है कि जानकारी को अपने अंदर समाहित कर लेना, यानी कि जो भी जानकारी मिली है उसको अपने अंदर समाहित करना। तो अनुकूलन के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, समावेशन और समायोजन। समावेशन को इंग्लिश में कहेंगे एसिमिलेशन और समायोजन को एकोमोडेशन। तो यहाँ पर जो इंग्लिश के वर्ड हैं यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इनको ही आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जो हिंदी के वर्ड होते हैं वो कई सारे होते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है एग्ज़ाम में। तो यदि आप इनका जो इंग्लिश वर्ड है वो याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। अब हम समझते हैं एसिमिलेशन यानी कि समावेशन की यदि हम बात करें तो एक बच्चा जब पुरानी सूचना में नई सूचना को ही जगह दे देता है, मतलब पहले से वह कुछ जानता था और अब कुछ उसने देखा तो उसी में उसको समाहित कर लिया बिना अंतर किए। जैसे एक छोटा बच्चा मान लो घर में बिल्ली वगैरह देखी तो उसने एक ऐसा इमेज बनाया अपने अंदर कि जिसके 4 पैर होंगे वो बिल्ली होगी। साथ ही उसने कई तरीके की बिल्लियाँ देख लीं, काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली, और सभी के बारे में उसको यही बताया जाता रहा कि ये बिल्ली है। तो उसका जो संप्रत्यय बनाया उसने अपने अंदर कि जिसके 4 पैर होंगे वो बिल्ली होगी। इस तरीके से उसने अपने अंदर संप्रत्यय बना लिया और उसको मतलब उस जानकारी को अपने अंदर समावेश कर लिया। इसके बाद उसने अचानक एक कुत्ते को देखा, तो कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, तो उसने बिल्कुल अंतर नहीं किया, मतलब उसको अंतर समझ में ही नहीं आया, उसे लगा कि ये भी बिल्ली है और उसने उसको भी बिल्ली वाले कॉलम में ही समावेशित कर दिया। यानी कि जब एक बच्चा पुरानी सूचना में नई सूचना को जगह दे देता है बिना अंतर किए तो उसे कहते हैं समावेशन। यानी कि यहाँ पर उसने बिल्ली को वह पहले से जानता था, अब उसने कुत्ते को देखा लेकिन उसको कोई अंतर नहीं लगा, उसने कुत्ते को भी बिल्ली ही समझ लिया। तो ये होता है समावेशन। और यदि हम बात करें समायोजन की तो समायोजन में क्या होता है कि जब नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत हो जाती है, यानी कि फिर उसको बताया जाता है कि नहीं ये बिल्ली नहीं कुत्ता है। तो जब उसको बताया गया तो वहाँ पर फिर बच्चा अपनी जानकारी को सुधारता है, व्यवस्थित करता है। तो जब इस तरीके से यानी कि पुरानी जानकारी के कारण नई जानकारी जो उसको मिली है उसके कारण यदि उसकी जो पुरानी जानकारी थी वो गलत हो जाए, उसमें विरोध उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर उसको फिर व्यवस्थित करता है। तो ये व्यवस्थित करना ही समायोजन कहलाता है। अब आगे बात कर लेते हैं पियाजे का सिद्धांत जो है ये संज्ञानात्मक निर्मितवाद भी कहलाता है, यानी कि इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है वो संज्ञानात्मक निर्मितवाद भी कहलाता है। इसके अलावा पियाजे के अनुसार बच्चे अनुकूलन द्वारा सीखते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसका जो अन्य नाम है वो संज्ञानात्मक निर्मितवाद भी है और बच्चे अनुकूलन द्वारा सीखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके संज्ञानात्मक विकास के जो चरण हैं वो 4 चरण हैं। तो चारों चरणों को हम समझ लेते हैं। पहला जो इन्होंने चरण बताया है संवेदी गामक संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था, जो कि चलती है 0 से 2 वर्ष। तो इंद्रियां आप सभी लोग जानते होंगे, तो इस टाइम जो बच्चा है वो इंद्रिय जनित व्यवहार करता है, यानी कि जो उसका व्यवहार होता है वो इंद्रियों पर आधारित होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है बच्चा जब छोटा होता है 0 से 2 वर्ष। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी कि प्रतिवर्ती से क्या मतलब होता है, अभी हमने बताया था कि जो बच्चा जो चीज़ सीख लेता है उसी को बार बार दोहराता रहता है, ये होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। जैसे कि बच्चा दूध पीना सीखता है
तो वही क्रिया वह बार बार दोहराता है, इसी वजह से वह अंगूठे को चूसता रहता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया से मतलब है कि एक कार्य को सीख लेना और उसी कार्य को बार बार दोहराना। तो ये आपको याद रखना है कि जो संवेदी गमक या संवेदी पेशी या फिर इंद्रिय जनित अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे में प्रतिवर्ती क्रियाओं का गुण पाया जाता है। साथ ही इसी अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का भी गुण पाया जाता है। मतलब वो आप ये नहीं समझेंगे कि जो बच्चा है वो 0 से 2 वर्ष का है बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं है बिल्कुल भी। उसको सब पता है कि भले ही वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसका जो स्थायित्व है या उसका अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं है। तभी जब उसकी मम्मा उसको दिखाई नहीं देती तो वह ज़ोर से रोता है चिल्ला करके कि मैं रोऊंगा तो मम्मी मेरे सामने आ जाएगी। तो वह बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं होता। और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से मतलब कि क्योंकि 0 से 2 वर्ष की यदि हम बात करें तो इस टाइम बच्चे के अंदर मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पाए जाते हैं और अनुकरण। तो इस उम्र में बच्चे जो हैं वो अनुकरण भी करते हैं। हालांकि अनुकरण तो हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन अनुकरण का गुण 0 से 2 वर्ष की अवस्था में भी पाया जाता है। यदि आप बच्चे को देखकर मुस्कुराते हैं तो बच्चा भी मुस्कुराता है। और वस्तु आधारित अधिगम यानी कि इस उम्र में बच्चा देख करके ही चीज़ों को, मतलब जो कोई वस्तु है तो वस्तु को देख करके ही बच्चे को सिखाया जाता है। तो वस्तु आधारित अधिगम होता है, यानी कि बच्चे को यदि आपको कुछ सिखाना है, जैसे कि आपको क्योंकि 0 से 2 वर्ष, तो 2 वर्ष तक बच्चा चीज़ों को जानने लगता है। तो वह चीज़ों को जानता पहचानता कैसे है। यदि आपको उसको एक ग्लास भी बताना है, ग्लास के बारे में, तो आप ग्लास को दिखा करके ही बताएंगे बच्चे को कि ये ग्लास है। तो वस्तु आधारित अधिगम होता है। और आगे बात करें यदि पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि दूसरी अवस्था होती है और ये चलती है 2 से 7 वर्ष तक। तो यहाँ पर बच्चे में अविलोमिता का गुण पाया जाता है। अविलोमिता से मतलब क्या होता है कि बच्चा मतलब एक ही बिंदु से यदि वह आगे निकल गया है तो दोबारा उसी बिंदु पर वापस नहीं आ पाता। जैसे बच्चे को यदि आपने पहले वाह वकील ऐसे बनाया, उसके बाद का बना दिया, अब यदि आपने बच्चे से पूछा कि वाह कहाँ गई, तो बच्चा ये चीज़ समझ नहीं पाता। तो उसके अंदर अविलोमिता का गुण पाया जाता है। और जीववाद, तो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा है वह खिलौने से बहुत खेलता है और उसको ये लगता है कि जो जिस तरीके से हमें जान है तो खिलौनों में भी है। यानी कि जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चों में जीववाद का गुण पाया जाता है। साथ ही केंद्रीयकरण, तो केंद्रीकरण से मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक संकुचित तरीके से देखना। तो संकुचित से मतलब कैसे होता है कि बच्चे को आपने कोई चीज़ दिखाई, आपने बच्चे को एक पेन दिखाया, तो बच्चे से कहा बेटा ये पेन है, तो बच्चा कहेगा हाँ हाँ मैं समझ गया कि ये एक पेन है। और फिर उस पेन को आपने हटा लिया, बच्चे से पूछा कि बताओ पेन किस कलर का था, तो बच्चे का ध्यान उस तरफ नहीं गया, क्योंकि बच्चे ने सिर्फ उसको एक संकुचित तरीके से ही देखा। यानी कि बच्चे ने उसके सभी डायमेंशन को नहीं देखा, बच्चे ने सिर्फ यही देखा कि वह एक पेन है। तो ये गुण पाया जाता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों में कि वो किसी भी चीज़ के सभी पक्षों को समझ नहीं पाते। उन्हें जो चीज़ बताई जाती है वह बस उतना ही समझते हैं। इसके अलावा आत्म केंद्रित की यदि हम बात करें तो बच्चा इस टाइम आत्म केंद्रित होता है। मतलब वह दूसरों की बातों को समझना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता, अपने आप को ज़्यादा महत्व देता है। इसके अलावा गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआत हो जाती है, बच्चा ये सारी चीज़ें जानने लगता है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल, तो यहाँ पर बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल भी होता है। संरक्षण का अभाव पाया जाता है। इस उम्र में बच्चों में अभी ज़्यादा चीज़ों को संरक्षित नहीं कर पाते और कार्य और कारण समझने लगता है। मतलब क्योंकि 2 से 7 वर्ष तक की बात हो रही है, तो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह कार्य और कारण भी समझने लगता है कि कोई जो कार्य है तो वह किसी न किसी कारण की वजह से हो रहा है। जैसे कि जो कपड़ा सूखता है धूप में, तो वह कैसे सूखता है, तो वह धूप की वजह से सूखता है। तो कुछ कारण और कार्य भी समझने लगता है। इसके अलावा भाषा विकास की शुरुआत हो जाती है, यानी कि 2 से 7 वर्ष तक एक जो उम्र है, इस टाइम बच्चे में भाषा विकास का शुरुआत हो जाता है। खोजी अवस्था होती है, तो खोजी अवस्था क्यों होती है, क्योंकि भाई बच्चे के लिए तो पूरी दुनिया ही नई है। 2 से 7 वर्ष वह सारी नई नई चीज़ों को देखता है और देखने के साथ साथ वह नई नई चीज़ों को और भी नई चीज़ों को जानने का प्रयास भी करता है। तभी इस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो इसी कारण से, क्योंकि ये जो अवस्था है वो खोजी अवस्था होती है
अतार्किक चिंतन, साथ ही किसी भी बात का कोई तर्क नहीं है फिर भी वे अतार्किक चिंतन करते रहते हैं, ऐसा क्यों है, क्या है, ऐसा क्यों होता है, कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में आते रहते हैं। तो अतार्किक चिंतन पाया जाता है बच्चों में। उसके बाद जो तीसरी अवस्था है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। तो विलोमिता, इसमें बच्चों में विलोमिता का गुण पाया जाता है, जैसे कि पीछे हमने बताया था अविलोमिता। तो बच्चा समझ नहीं पाता चीज़ों को एक बिंदु से आगे जाने पर, लेकिन यहाँ पर बच्चों में विलोमिता का गुण पाया जाता है। अब वह समझ लेता है कि जो मेन आकृति थी हमारी वाह, और अब यदि हमने का बना दिया है फिर भी वहाँ पर जो वाह है ऑलरेडी वो बनी हुई है, मतलब वो उसी के अंदर है। ये चीज़ बच्चा अब समझने लगता है। संरक्षण भी पाया जाता है, वह चीज़ों को संरक्षित करने लगता है। और विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण से मतलब है कि वह अब किसी एक चीज़ के कई सारे पक्षों को समझ सकता है। और गणितीय संक्रियाएं, तो गणितीय संक्रियाओं से मतलब होता है कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 चीज़ें गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इस उम्र तक बच्चा ये आसानी से करना सीख जाता है। क्रम परिपक्व हो जाता है, यानी कि वह चीज़ों को क्रम से लगाना सीख लेता है। जो असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सीख लेता है बच्चा। वर्गीकरण, तो वह चीज़ों को वर्गीकृत करने लगता है कि जो कौन सी चीज़ है वो किस वर्ग में जाएगी। इस तरीके से वर्गीकरण का गुण बच्चों में आ जाता है। और तार्किकता की शुरुआत, तो बच्चा तर्क करना भी मतलब यहाँ से बच्चे में तर्क की शुरुआत हो जाती है। अब आगे जो अगली अवस्था है, चौथी अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 11 से 15 वर्ष तक। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बता दें कि मूर्त से मतलब होता है मूर्त या ठोस से, कि जब इस उम्र में बच्चा होता है तो बच्चों को जब चीज़ें सिखाई जाती हैं तो यहाँ पर मूर्त रूप में अधिगम होता है। यानी कि बच्चों को किसी घटना के बारे में यदि आपको बताना है तो घटना को आप प्रत्यक्ष रूप से जब दिखाते हैं तब बच्चा आसानी से या जल्दी समझता है। मतलब यहाँ पर एक बच्चा कल्पना नहीं कर पाता ज़्यादा, तो बच्चे को मूर्त रूप में जब चीज़ें दिखाई जाती हैं, मूर्त रूप से मतलब यही है कि बच्चों को चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाए, मतलब देख करके सीखता है बच्चा। उसके बाद जो अगली है अमूर्त, तो अमूर्त से मतलब होता है कि यदि अब आप बच्चों को किसी घटना के बारे में या किसी ऐसे स्थान के बारे में या कई सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं तो बच्चा इमेजिन करने लगता है। मतलब यदि आपको कोई चीज़ बताई जा रही है तो जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आप इमेजिन करते हैं, जबकि छोटा बच्चा ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन जब वह 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था, यानी कि 11 वर्ष से बाद ऐसी उम्र होती है कि बच्चा अब इमेजिन करने लगता है, क्योंकि अब तक वह बहुत सारी चीज़ें देख चुका है। तो यदि आप बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, देखने के बाद फिर यदि वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं तो आप इमेजिन कर पाते हैं। तो जो अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें अमूर्त चिंतन पाया जाता है। अमूर्त चिंतन से मतलब है कि चीज़ें आपके सामने नहीं है फिर भी आप चिंतन कर सकते हैं कल्पना करके। और अपसारी चिंतन से मतलब है कि कोई समस्या है तो उसके बारे में कई तरीके से एक बच्चा चिंतन करता है। और कल्पनात्मक चिंतन, यानी कि कल्पना करना सीख लेता है बच्चा। और तार्किक चिंतन, तो तर्क करना भी इस उम्र में बच्चा जानता है, जबकि जो इससे पिछली अवस्था थी वहाँ पर तार्किकता की शुरुआत होती है। और अब आगे जो इनका अगला सिद्धांत है भाषा एवं विचार का सिद्धांत, इसको तो भाषा की यदि बात करें तो इन्होंने भाषा के बारे में कहा है कि जो शैशवावस्था में भाषा होती है वो अहम केंद्रित भाषा होती है। यानी कि बच्चा शैशवावस्था में दूसरों की बातें सुनना नहीं चाहता है, वह सिर्फ अपनी ही बातें। आपने देखा भी होगा छोटा बच्चा जो होता है वह बहुत सारे सवाल पूछता है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है। आप उसका उत्तर दे पाएँ उससे पहले ही उसका दूसरा क्वेश्चन तैयार रहता है। तो इस तरीके से बच्चे में अहम केंद्रित भाषा होती है, यानी कि बच्चा खुद ही बोलना जानता है, वह दूसरों की बातें सुनना पसंद नहीं करता इस उम्र में। यानी कि ये जो भाषा होती है बच्चों में शैशवावस्था में, ये एक तरफा भाषा होती है। और यदि बात करें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल भी जाने लगता है। तो इस टाइम बच्चा ये समझने लगता है कि जिस तरीके से हमें बोलना पसंद है तो सामने वाले को भी पसंद है। यानी कि मैं बोलूँ तो सामने वाला सुने और सामने वाला बोले तो मैं सुनूँ। तो भाषा सामाजिकृत हो जाती है, जिसे हम कहते हैं दो तरफा भाषा। तो ये पियाजे का भाषा एवं विचार का सिद्धांत है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो विचार है वो भाषा से पहले है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जब आप विचार करते हैं उसके बाद ही आप बोलते हैं, तो पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। यानी कि पहले विचार करते हैं, यानी कि बोलने से पहले आप
कुछ ना कुछ विचार करते हैं और उसके बाद बोलते हैं। तो ये कहा है पियाजे ने, जबकि इसका उल्टा कहा है वाइगोस्की ने, यानी कि वाइगोस्की ने कहा है कि भाषा विचार से पहले है। तो वाइगोस्की का कहना ये है कि जब भाषा होगी तभी आप विचार करेंगे। खैर, इनके अपने अपने अलग अलग मत हैं, तो दोनों को हमें बस याद रखना है कि पियाजे ने क्या कहा है और वाइगोस्की ने क्या कहा है। तो पियाजे ने कहा है कि विचार भाषा से पहले है, और इनकी एक बुक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, तो इस बुक को भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट बुक है और एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। इसके अलावा ये जो सिद्धांत है आपका पियाजे का, बहुत ज़्यादा ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। और अगले वीडियो में हम वाइगोस्की और कोहल वर्ग को डिस्कस करेंगे, और उसको कंप्लीट करने के बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। साथ ही हम एक चीज़ और भी देखेंगे कि जो पियाजे हैं और वाइगोस्की हैं, इनको आपस में कंपेयर भी करेंगे कि इन्होंने मतलब पियाजे ने क्या कहा है और वाइगोस्की ने क्या कहा है। तो कंपैरिजन में अध्ययन भी कर लेंगे, तो अच्छे से समझेंगे पूरी चीज़ें। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किया है।